नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगल। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। शिवराज मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा आज होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली से वापस भोपाल लौटेंगे और उसके बाद लगभग तय माना जा रहा है कि वे भोपाल आने के बाद विभागों का बंटवारा कर देंगे। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा में विभागों पर सहमति बनी है। सिंधिया और सीएम की प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात हुई थी। सीएम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बाकी केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद अब लगभग तय माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला सेट हो चुका है। कहां किसे कौन से विभाग दिए जाने हैं, किसको कौन से विभागों की जिम्मेदारी मिलनी है। अभी तक का ये कह लीजिए कि किसका पलड़ा भारी है और किसका भारी रहने वाला है, उसको लेकर भी जो चीजें हैं वो अब तय हो चुकी हैं। तो आपको बता दें कि आज जब दिल्ली से वापस भोपाल सीएम लौटेंगे तो उनके भोपाल लौटने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो फॉर्मूला दिल्ली में सेट हुआ है उसी फॉर्मूले के अनुसार अब यहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। आज जब वे वापस भोपाल लौटेंगे तब वे विभागों के बंटवारे की जो सूची है वो जारी कर सकते हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लगातार पिछले 3 दिनों से दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलग अलग नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई हैं, बातचीत के दौर चले हैं और उन बातचीत के दौर में ये लगभग तय हो चुका है कि किसे कौन सा विभाग दिया जाना है। सिंधिया समर्थित मंत्रियों को आखिर कौन से विभाग का सौंपे जाने हैं और बीजेपी के जो पहले से विधायक हैं उन्हें कौन से विभाग मंत्री बनने के बाद सौंपे जाने हैं, तो ये लगभग तय हो चुका है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या अभी तक कोई कार्यक्रम तय हुआ है कि सीएम कितने बजे तक भोपाल लौटने वाले हैं और भोपाल लौटने के बाद उनका आखिर किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? कब तक मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की सूची जारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो आज करीब 10-10:30 बजे के आसपास दिल्ली से भोपाल वापस आने का कार्यक्रम था और ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद वो भोपाल पहुंचेंगे। इसको लेकर अब जो आपने बात कही है कि आखिरकार सूची कब जारी होगी विभागों के बंटवारे की, तो ये माना जा रहा है कि वो जैसे ही भोपाल पहुंच जाएंगे और उसके बाद दोपहर तक हो सकता है कि जो सूची है विभागों के बंटवारे की वो जारी कर दी जाए, क्योंकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ये कह चुके थे कि जैसे ही वो भोपाल जाएंगे और वो जो सूची है विभागों के बंटवारे की वो जारी होगी और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है इस बारे में जो बातें हैं वो सार्वजनिक हो जाएंगी। लेकिन कल मुख्यमंत्री का पहले दोपहर तक आने का कार्यक्रम था, फिर शाम तक बना और अंततोगत्वा जो उनका कार्यक्रम था वो कल टाल दिया गया भोपाल वापस आने का। और इसके पीछे की भी जो वजह मानी गई, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे से उनकी मुलाकात हुई, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी उनसे मुलाकात हुई और विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि दीपेश, अगर आपको याद हो तो इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दिल्ली गए थे तो जब वहां से लौटे थे तो वो खाली हाथ आए थे और ये कहा गया कि जो सूची है मंत्रियों की वो खुद विनय सहस्त्रबुद्धे लेकर आएंगे और जब विनय सहस्त्रबुद्धे आए तो फिर उसी दिन मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हुआ था। बिल्कुल, लेकिन शरद अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि हालांकि अगर हम मंत्रिमंडल विस्तार को देखें तो उसके बाद चीजें अब इस और इशारा करती हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बीजेपी में और बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है कि पार्टी ने अब कुछ एक बड़ा प्लान तैयार किया हो उनको लेकर, शायद यही वजह है कि अब विभागों के बंटवारे को लेकर भी इतना समय लगता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, साथ में रखें शरद, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। आज उपचुनाव के रण में सिंधिया और शिवराज की जोड़ी नजर आने वाली है जिसे 1 और 1 11 बताया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज एक साथ रैली करने वाले हैं। आज करैरा विधानसभा की वर्चुअल रैली को दोनों नेता संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे करैरा विधानसभा को लेकर यह वर्चुअल रैली होनी है। सिंधिया 12 बजे अशोकनगर की रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो लगातार उपचुनाव को लेकर
सरगर्मी तेज हो चुकी है और बीजेपी अब इसको लेकर और ज्यादा ये कह सकते हैं कि एक्टिव नजर आ रही है। यही वजह है कि लगातार वर्चुअल रैलियां की जा रही है। कल भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रैली की थी और आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन आज उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी शामिल रहेंगे। तो हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद, टाइगर वाला बयान जिस तरह से दोनों नेताओं के द्वारा दिया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अब 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाएंगे, तो ये 1 और 1 11 की जोड़ी आज फिर से अब चुनावी रण में कूदने वाली है। बिल्कुल, देखिए दीपेश, आपने एकदम सही कहा और इंतजार तो इस बात का था कि जो सार्वजनिक मंच रैलियों के जब साझा होते हैं तो उसमें ये तस्वीर आखिरकार कैसी नजर आती ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद। लेकिन दरअसल कोरोना काल चल रहा है, कोरोना के बाद बहुत सारे प्रतिबंध रैलियों और सभाओं पर लगाए गए हैं। यही वजह है कि जो रैलियां हैं वो वर्चुअल तरीके से संबोधित की जा रही हैं। तो वो मंच तो नजर नहीं आएगा जहां सिंधिया और शिवराज एक साथ नजर आते, लेकिन हाँ, जो वर्चुअल मंच है उस पे जरूर दोनों नेता अलग अलग तरीके से जुड़ेंगे, लेकिन एक साथ जुड़ेंगे। और जैसा आपने कहा कि करेरा विधानसभा की जो रैली है, वर्चुअल रैली है, उसको दोनों नेता संबोधित करेंगे और देखना होगा कि किस तरीके से वो इस संबोधन में जनता से वोटों के लिए अपील करते हैं। क्योंकि जो उपचुनाव होना है मध्य प्रदेश में 24 सीटों का, उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग की ही है। और ये माना जा रहा है कि जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, हालांकि अभी स्थिति कोरोना को लेकर सामान्य होती नजर आ नहीं रही है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि स्थितियां जैसे सामान्य हो जाएंगी तो फिर सिंधिया और शिवराज जमीन पर भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे और एक साथ प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तब शायद राजनीति का ये नजारा अपने आप में बहुत कुछ कहेगा। लेकिन फिलहाल दौर वर्चुअल रैलियों का है और इन वर्चुअल रैलियों में सिंधिया ने कल भी वर्चुअल रैली संबोधित की थी और आज भी उनकी करेरा और अशोकनगर को वर्चुअल रैली है। इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होना है। करेरा की जो दोपहर 4 बजे होनी है रैली, वर्चुअल रैली, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़ेंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के उपचुनाव प्रचार अभियान का आज से आगाज होने जा रहा है। कमलनाथ उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद इस अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज धार जाएंगे। बदनावर में कार्यकर्ता सम्मेलन को वे संबोधित करने वाले हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल उपचुनाव के लिए एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं और आज जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इसको लेकर आगाज करने जा रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन को वे संबोधित करेंगे बदनावर में। उससे पहले उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर पहुंचेंगे और दर्शन करने के बाद फिर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी और ज्यादा तेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। स्ट्रेटेजियां तैयार हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है और किस तरह से कैसे अपने विरोधी को पटकनी दी जाए, इसको लेकर तैयारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, किस तरह का कार्यक्रम आज रहने वाला है पीसीसी चीफ का? देखिए, बीते कुछ दिनों से लगातार बैठकों के दौर जारी थे और बैठक कर रणनीति बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब बैठकों को छोड़ बाहर निकलने का कार्यक्रम भी जारी हो गया और पीसीसी चीफ कमलनाथ आज उज्जैन के महाकाल के दर्शन के साथ ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। आज जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके तहत 10 बजे भोपाल से रवाना होकर 11 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां पर महाकाल के दर्शन करेंगे और वहां से धार के बदनावर जाएंगे। बदनावर सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो मालवा अंचल से आती है और यहाँ पर राज्यवर्धन दत्ती गांव को मंत्री बनाया गया है। तो वहां पर अब कमलनाथ मोर्चा संभालेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे और धार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या रणनीति हो सकती है उसको लेकर मंथन करेंगे। कांग्रेस ने इस बात का प्लान भी तैयार किया है कि ग्वालियर चंबल के इलाकों पर भी लगातार 5 दिन तक दौरा कार्यक्रम बनाकर वहां पर भी चुनाव प्रचार का अभियान चलाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो शुरुआत की जा रही है वो धार के बदनावर से की जा रही है। ये सीट कांग्रेस के लिए खासी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि कमलनाथ ने इसी पर फोकस करते हुए यहां से शुरुआत करने का प्लान बनाया है।
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि अब ये पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है और उस पर अमल करने के लिए कांग्रेस अब अग्रसर होती नजर आ रही है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है और अपनी तैयारियों के साथ साथ अब रैलियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। सागर के राहतगढ़ में बीजेपी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया। मंत्री गोपाल भार्गव ने सुर्खी विधानसभा सीट को लेकर कार्यकर्ताओं से जुट जाने की अपील की है। इस दौरान गोपाल भार्गव ने कांग्रेस पर फिल्म शोले के किरदार से तुलना करते हुए तंज कसा है। गोपाल भार्गव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में मंत्रियों की हालत शोले के ठाकुर की तरह होती थी, मंत्रियों के हाथ कटे हुए थे। में विकास के लिए कोई राशि नहीं मिली, भले इन्हें मंत्री बना दिया। अरे इन मंत्रियों की हालत और शोले फिल्म में जैसा वो कटे हुए हाथों के ठाकुर है, ऐसे ठाकुर राजपूत साहब कटे हुए हाथों। अच्छा किया ऐसी सरकार में रहने से अच्छा है एक बार हम पद में नहीं भी रहे तब भी हम बेहतर जिंदगी जी सकते वगैरह कर सकते। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। इंदौर में कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। 78 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। शहर में अब तक 4,954 कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है। 249 लोगों की कोरोना संक्रमण की वजह से जान चली गई है तो 867 मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन रिकवरी रेट भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी, अब किस तरह से व्यवस्थाएं बदल रही हैं? जिनको प्रशासन चूंकि पूर्व से ही मुस्तैदी अपनी बनाए हुए है, लोगों को समझाइश दे रहा है, इसके साथ साथ में जो सख्ती है उसको बरतने के लिए पर्याप्त इंतजाम भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो रिकवरी रेट है वो कुछ हद तक सुधरता नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ में अचानक से फिर से 78 नए मरीजों की पुष्टि होना ये कहीं ना कहीं चिंता आम जनता की भी बढ़ाता है, इसके साथ साथ प्रशासन की भी बढ़ाता है। लिहाजा बड़े कुछ समय बाद में ये 78 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इससे पहले लगभग 30 से 40 के बीच में ये आंकड़ा सिमट कर रहता था। चूंकि ये पूरा व्यापार और बाजार खुला हुआ है, ऐसे में लोग जो है वो तमाम जगहों पर अप्रोच करते हैं। तो ऐसे में कैसे नए इलाकों में संक्रमण फैल रहा है, कौन करियर बन रहा है, इन सब चीजों की तरफ ध्यान दिया जाएगा। संभवतः उन सब चीजों पर काम भी किया जाएगा और उनको रोकथाम भी लगाई जाएगी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर थाने में बंद आरोपी कोरोना संक्रमित पाया गया है। कंपू थाने में आरोपी जावेद बंद था जो कोरोना पॉजिटिव निकला है। मोबाइल चोरी के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। थाने लाने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है और अन्य कॉन्टैक्ट्स को भी अब सैंपल के लिए ले जाया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? देखिए नितेश, ये आवारपुरा इलाके में एक व्यक्ति को मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने पकड़ा था और पकड़कर कंपू पुलिस के हवाले किया था। कंपू पुलिस के 2 सिपाही से लेकर आए थे, हवालात में बंद किया था। उस दौरान इसका कोरोना टेस्ट भी कराया गया था। कल इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें इसे पॉजिटिव बताया गया है। इसके बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। इसको लाने वाले दोनों सिपाहियों को क्वारंटाइन किया गया है, उनकी सैंपलिंग भी कराई जा रही है। इसके साथ ही जिन लोगों ने इस आरोपी को पकड़ा था उन लोगों के बारे में भी तलाश किया जा रहा है, कौन लोग इसके संपर्क में आए थे, और अब लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एक जानकारी ये भी आ रही है कि इसको जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था कोरोना वार्ड में, जहां से आज सुबह ये पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। तो पुलिस के लिए अब ये दोहरी परेशानी हो गई है। एक तो हवालात में बंद कोरोना पॉजिटिव मिला था जिसे अस्पताल में ले जाने के बाद अब वो वहां से नजारद हो गया है। तो पुलिस अब इसकी तलाश में भी जुटी है। साथ ही जो पुलिसकर्मी और लोग संपर्क में आए थे उन लोगों की सैंपलिंग भी अब कराई जाएगी। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर गुना से लापरवाही ने छात्र की जान ले ली है। पार्वती नदी में छात्र बह गया है। तेज बहाव की चपेट में यह छात्र आया है। रपटा पार करने के दौरान यह हादसा हुआ है। मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर पार्वती नदी का जो रपटा था
और बहाव बहुत ज्यादा तेज था, लेकिन ये रपटा पार करने के चक्कर में ये युवक बह निकला है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, रपटे पर से पानी बह रहा था और इसी दौरान लापरवाही यहां पर देखने को मिली कि ये युवक रपटा पार कर रहा था और इस रपटे को पार करने के दौरान यह हादसे का शिकार हो गया, बह निकला। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गुना से इस वक्त हम बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, लापरवाही देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या ताजा जानकारी फिलहाल? अब तक इस बच्चे का कुछ अता पता नहीं चल पाया है। राजगढ़ जिले की पुलिस और मधुसूदनगढ़ की पुलिस दोनों ही रेस्क्यू कर रही है, दोनों ही यहाँ कंबाइंड ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बच्चे का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। दीपेश, कहीं ना कहीं चेतावनी के बावजूद जब ऐसी लापरवाहियां देखने मिलती हैं, उसके साथ ही ऐसे हादसे भी देखने मिलते हैं। लगातार जब बारिश का दौर शुरू हो चुका है, नदी नाले रपटे सब उफान पर अब आने लगे हैं। ऐसे में जब आप खुद ही गलती करेंगे और अपनी जान को हथेली पर रखकर आप रपटा पार करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे हादसे सामने देखने को मिलते हैं। फिलहाल ये रामस्वरूप करके जो नाम है बच्चे का, ये फिलहाल अभी तक नहीं मिल पाया है। इसके साथी जो थे, 3 अन्य साथी, वो इसमें बचने में अभी कामयाब रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुस्तैद है और बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस लगी हुई है। चलिए, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि बच्चे की तलाश लगातार की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्चे का पता लगाया जाए। खबर रायपुर से, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक आज होने जा रही है। डीजीपी डीएम अवस्थी ये समीक्षा बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने वाली है। डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे, सभी जिलों के एसपी के साथ ये बैठक होगी। तो कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ी बैठक होने जा रही है। डीजीपी इस बैठक को लेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा आज इस बैठक के जरिए की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें, सभी जिलों के एसपी के साथ आज डीजीपी डीएम अवस्थी बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा की जाएगी। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कहां किस तरह की कमी है, तो तमाम चीज़ें आज इस बैठक में देखने को मिलने वाली है। कई विषय रखेंगे, कई बिंदु रखेंगे जिन पर बातचीत होगी और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, किन बिंदुओं पर बातचीत होनी है इस बैठक में? देखिए दीपेश, जिस तरह से कानून और व्यवस्था को लेकर जो बातचीत होनी है, ये तो पहली प्राथमिकता रहेगी और जो पुलिसिंग को लेकर जो सौहार्दपूर्वक जो बर्ताव करना है, व्यवहार करना है, उसको लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा जो चीट फंड कंपनियां हैं, उनके जिन लोगों ने निवेश किया था उनको, और जो साथ में जो उनके जो ब्रोकर्स थे, उनको पैसे वापस करने की बात चल रही है और एक्शन जो कार्रवाइयां शुरू हुई हैं। कल ही जिस तरह से राजनांदगांव में कई ऐसे चीट फंड के लोग थे जिनको हिरासत में लिया गया है, उनसे उगाही पैसा जो है जब्त किया गया है। तो इस तरह से तमाम वो चीजें, खासकर जो चीट फंड कंपनी को लगी। इसके अलावा जो नक्सल इलाके हैं, वहां पर जो नक्सल वारदात को किस तरह से जो है रोका जाए और किस तरह से जो पिछले दिनों जिस तरह से वहां पर जो शहरी नेटवर्क है वो काफी कुछ करीब 21 लोग जो है बस्तर संभाग में ही पकड़े गए हैं शहरी नेटवर्क के चलते, तो उनको किस तरह से लगाम लगाई जाए, तमाम उन चीजों को बिल्कुल इन तमाम मसलों पर कहीं ना कहीं ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर कांकेर से। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है और हत्या कर नदी में अब गाड़ दिया है। कई जगहों पर टुकड़ों में कंकाल मिले हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले की जांच में अब फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। कोतवाली थाने के पुलियार गांव की घटना बताई जा रही है। तो कांकेर से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर नदी में शव को गाड़ दिया है। कई टुकड़ों में अब कंकाल मिले हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है।
सिरफिरा ये प्रेमी युवक था जिसने प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कई टुकड़ों में शवों को गाड़ा गया। आपको बता दें कि कई टुकड़ों में ये कंकाल मिले हैं। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ पूरे मामले की जांच में फॉरेंसिक टीम जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीवानंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, क्या ताज़ा जानकारी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर? जी दीपेश, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये कांकेर से सटे जो गांव है फुरियारी, वहां का घटना है, जहां पे कुछ 6 महीना पहले जो प्रेमी है वो प्रेमिका को लेकर भाग गए थे और उसके बाद जब उसकी प्रेमिका के जो घर है, लड़की के घर वाले जो थाने में रिपोर्ट लिखाई, गुमशुद की रिपोर्ट लिखाया गया था, उसके बाद फिर उनको जब पता चला कि लड़की से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है तो पुलिस ने वो रिपोर्ट कर दिया। और रिपोर्ट करने के बाद पुलिस पतासाजी करना शुरू कर दिया। और जो आरोपी है, जो प्रेमी है, उन्हें गिरफ्तार करके जब कड़ी से पूछताछ किया गया तो उसे ये बात को कबूला गया कि जब उन्हें भगा ले गया था उसके बाद दोनों के बीच में कुछ बाताबाती हुई, झगड़ा हुआ है और उसके आवेश में आके लड़का ने, जो प्रेमी है, उसने लोहे की रॉड से उसे मार दिया और जो नदी है, जो टूरी नदी है, उसमें दफन कर दिया था। तो पुलिस उनके निशानदेही पर पहुंचा और जब वहां पे जब वहां रेती को हटाया गया तो सिर्फ कंकाल ही मिला है और उसकी जो लड़की की जो सामग्री है वो मिला है। तो कुल मिला के अब फोरेंसिक जो टीम है वो ये जांच में जुटी हुई है और जो आरोपी जो प्रेमी है उन्हें गिरफ्तार कर उससे पूछताछ जारी है। जी दीपेश। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद इस तमाम जानकारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी है।